हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। एक अलग से प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 करके मैंने बनाया हुआ है। सारे ही पार्ट्स जो मैं इस सीरीज में अपलोड करूँगा उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूँगा, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो बाकी सारे पार्ट्स को देखने के लिए। हम लोग 125 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 126 से आगे बढ़ेंगे। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ये होता है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। घर्षण बल काम करता है जब भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस होता है और उसमें अपेक्षित गति होती है यानी कि रिलेटिव मोशन होता है, तब घर्षण बल काम करता है। 3 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? मैंने आपसे कहा था 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, तो 3 किलोवाट आवर बराबर 3 यूनिट। सी हमारा राइट आंसर। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। पीतल किसका मिश्र धातु है? यानी कि ब्रास। पीतल यानी कि ब्रास। ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का। और याद करो, कॉपर और निकल आपने पढ़ा था कॉन्स्टेंटन। निकल और तांबा कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट। इसी को आप लिख सकते हो जूल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया या फिर 1 सेकंड में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण किया गया। तो जूल प्रति सेकंड बोल दो या फिर आप बोल दो वाट, दोनों ही एसआई मात्रक है। जूल हो जाएगा आपका वर्क का एसआई मात्रक या फिर एनर्जी का एसआई मात्रक। यूनिट आपने देखा है, ये एक कॉमर्शियल यूनिट है। यूनिट कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का। और न्यूटन आप जानते हो ये बल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनावश्यक कण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस दोनों पर चार्ज तो सेम है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे हम प्लस लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे छोटा चार्ज है। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि -10 और 10 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये बराबर होता है। बस दोनों का नेचर अलग होता है, प्रकृति अलग होता है। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। न्यूट्रॉन पर तो 0 होता है। अल्फा कण क्या होता है? ये देखो, ये है हीलियम एटम। न्यूट्रल है हीलियम एटम, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। अब इसके पास क्या क्या है बता सकते हो आप? 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, बस यही है अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? या तो आप ये बोल दो He2+, या फिर आप ऐसे याद रखो जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या है? अगर आपको याद हो, मैंने पिछले किसी पार्ट में आपको बताया था कि ये आप अच्छे से याद कर लो। ये सारे ही एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद रखने ही है। इसके अलावा अलग से ये सारे एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं। 51 ये एंटीमनी का होता है, 47 ये सिल्वर का होता है, 79 ये गोल्ड का होता है और 92 ये यूरेनियम का होता है। डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। अब इस सवाल का आंसर बोर्ड ने दिया हुआ है ये डी। मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर छोड़ो, मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। ये जो सवाल पूछा गया है ये सवाल ही गलत है। कारण क्या है? बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर केवल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। केवल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर कोई जाइगोट नहीं बनता है। यहाँ पर कोई सेल का फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि कोशिकाएं संयोजित नहीं होती है। जब ये दोनों नहीं होती है तो सवाल फिर ऐसा क्यों पूछा गया? ये सवाल गलत है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। ऊपर से आंसर उन्होंने ह्यूमनस दिया हुआ है, ह्यूमनस तो बनता ही नहीं है। अगर आपने
मेरे ही चैनल पर बैक्टीरिया वाला वीडियो देखा होगा, किंगडम मोनेडा के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर, तो मैंने आपसे वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर केवल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। 3 तरीके हैं, 3 मेथड है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। कोई जायगोट नहीं बनता है, कोई सेल का फ्यूजन नहीं होता है, कोई संलयन नहीं होता है, कोई निषेचन नहीं होता है। तो ये सवाल गलत है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं, क्योंकि सवाल मेरे हिसाब से ये गलत है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड द्वारा प्रभावित होती है? यह है संक्षारण। जंग लगना, रस्ट यानी कि जंग, ये संक्षारण का ही उदाहरण है। कोई चमकता हुआ लोहा जो एकदम शाइन कर रहा है, अगर आप उसे कुछ दिनों तक वायु में छोड़ दो जहाँ कुछ नमी हो, ठीक है, जहाँ कुछ नमी हो, मॉइस्ट एयर में अगर आप छोड़ दो, तो वो जो चमकता हुआ लोहा होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, एक भूरे रंग की पतली सी परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। ये जंग क्या होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XS2O। XS2O कहने का मतलब कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी कि कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है जंग का, और ये ब्राउन कलर का होता है। कलर भी पूछा जा सकता है आप पर। वैसे ही अगर आप चांदी को एक चमकते हुए चांदी को हवा में कुछ दिनों तक छोड़ दो तो ये काली पड़ जाती है, ये काली पड़ जाती है। कारण क्या है? हवा में जो सल्फर है इसके साथ अभिक्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है सिल्वर के ऊपर। ऐसे ही चमकता हुआ तांबा, भूरे रंग की चमकता हुआ तांबा, अगर आप इसे कुछ दिनों तक छोड़ दें वायु में, तब इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ने के कारण ये जो तांबा था, जो पहले भूरे रंग का चमक था इसके अंदर, वो खत्म हो जाएगा और ये ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा, यानी कुछ कुछ ग्रीन कलर का ये दिखने लग जाएगा। तो ये ग्रीन कलर क्यों हुआ? कॉपर कार्बोनेट के कारण हुआ। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसके साथ ये कॉपर अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और ये ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो ये तीनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू में S होता है। ये कार्य का फॉर्मूला है जब बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा में हो। सी हमारा राइट आंसर, कार्य। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कक्षीय तापमान पर, यानी कि कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? रूम टेम्परेचर पर सारे धातु ठोस होते हैं केवल एक को छोड़ करके, और वो है मरकरी। वो है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। बी हमारा राइट आंसर। ब्रोमीन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अधातु है, हाँ, लेकिन मान लो धातु के स्थान पर अगर यहाँ पर अधातु होता तब हमारा आंसर ब्रोमीन होता, क्योंकि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। बाकी सारे इसमें ठोस मिलेंगे, गैस मिलेंगे। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? यानी कि जो शब्द है मॉलिक्यूल, ये किसने दिया? जो शब्द है मॉलिक्यूल, अणु, ये दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने। जे थॉमसन, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो याद कर लो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोजा था। जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, एटम के अंदर। न्यूक्लियस की खोज की एटम के अंदर रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड है। संवेग होता है यानी कि मोमेंटम होता है द्रव्यमान और गुने में वेलोसिटी। हमें द्रव्यमान भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आएगा संवेग का? kg मीटर पर सेकेंड। देखो आप यूनिट मिलाओ, यहाँ देखो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, हमें तो -1 चाहिए, ये भी नहीं होगा।
यहाँ देखो -2 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ -1 तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ kg नहीं लिखा हुआ, k लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए इस सवाल को सारे के लिए इग्नोर कर दिया गया। बाकी बात न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें तो ये 100 आएगा, लेकिन यूनिट के कारण यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? यह है हाइड्रोजन, और मेंडलीव के ही आवर्त सारणी में नहीं, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये कमी है, अभी भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है वो धातु से और कुछ अधातु से मिलता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। याद रखिएगा इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यानी अगर हम बनाएं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इसके नाभिक में आपको मात्र एक प्रोटॉन मिलेगा और इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। तो ये सारे ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हाइड्रोजन से संबंधित, ये आप याद रख सकते हो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके आइसोटॉप के लिए समस्थानिक के लिए अलग अलग नाम है। बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके समस्थानिक का एक स्पेशल नाम दिया गया हो। ये केवल हाइड्रोजन ही है जिसके समस्थानिक का स्पेशल नाम दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोर्ड वाले ने इसका आंसर केवल सी लगाया हुआ है। कोलेनकाइमा तो है, तो मैं इसका आंसर यहाँ पर कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर बी, सी, डी तीनों ही हो सकते हैं, तीनों ही नहीं है सरल अस्थायी उत्तक। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, मेरा आंसर यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पर ये काट दो। हालांकि याद रखना बोर्ड में यहाँ पर एग्जैक्ट यही सवाल है, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। अब सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक है? तब हमारा आंसर ये ए हो जाएगा, कोलेनकाइमा। लेकिन बोर्ड में यहाँ पर नहीं लगा करके पूछा हुआ था, आंसर सी दिया हुआ है बोर्ड वालों ने, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक यहाँ पर केवल कोलेनकाइमा है, और जटिल अस्थायी उत्तक जाइलम है। और शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, ये जो विभज्य उत्तक है उसी का टाइप है, इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ m का मान 10, v का मान 5, तो 5 × 5। आंसर सारे के सारे जूल में है। हम सारे ही वैल्यू SI मात्रक में पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर SI मात्रक में आ जाए। तो यहाँ से 125 जूल हमारा आंसर, ए हमारा राइट आंसर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी यानी कि प्रतिबिंब। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले ही पार्ट में आपसे कहा था कि अवतल दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, तब बनेगा आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहां पर देखो, फोकस और पोल पर नहीं रखा गया है, फोकस बिंदु पर रखा गया है। तो ये बात तो तय हो गया कि ना तो आंसर ए होगा ना ही आंसर बी होगा। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा उल्टा होता है। तो यहां पर डी भी नहीं होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। याद रखना, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा,
लेकिन जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ये हो गया इमेज का पोजीशन। जब फोकस पर हो तब अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर हो तब फोकस पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही होगा, इस केस को छोड़ करके सारे ही केसेस में वास्तविक और उल्टा। अब देखो इस वाले केस में जब फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज इमेज। और इस केस में पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये जमीन है, वस्तु नीचे गिर रही है क्योंकि वस्तु पे बल लग रहा है F = mg, गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी नीचे की ओर है। तो बल की जो दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। तो हमारा कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F × में S हो जाएगा। F है mg और S है यहाँ पर h, तो mgh, बस यही आपको मान पुट करना है। यहाँ पर 1 g का मान 10 लेना है, h का मान 30 है, तो 300 जूल। बी हमारा राइट आंसर। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? शक्ति क्या होता है? 1 सेकंड में कितना कार्य किया या फिर 1 सेकंड में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। यानी कार्य करने की दर बोल दो या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर बोल दो। सी हमारा राइट आंसर, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। टंगस्टन का सिंबल W होता है और एटॉमिक नंबर इसका 74 होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, ये NCERT में लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को आप अच्छे से ध्यान में रखना, 3380 डिग्री सेल्सियस। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अब देखो यहाँ भी बोर्ड वालों ने मिस्टेक किया हुआ है। कॉपर यानी कि Cu, तो इसके एक अणु में एक ही परमाणु है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है। जैसे मैं बोलूँ कि जो नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, आपको दिख रहा है। जैसे फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। फास्फोरस का जो सबसे स्टेबल अणु होता है वो P4 के फॉर्म में होता है, तो 4 परमाणु आपको यहाँ पर दिख रहा है, P4 लिखा हुआ है। लेकिन हम बात करें कॉपर की, तो ये मोनो एटॉमिक है, इसमें केवल एक ही एटम है, एक ही परमाणु है। तो आंसर तो 1 होना चाहिए था, लेकिन देखो आंसर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अणु नहीं होगा, एक अणु नहीं होगा, एक मोल होगा। कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? जब भी मैं मोल के बारे में समझाता हूँ मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मुझे एक दर्जन पेन दो, आप मुझे कितना पेन दोगे? मैं आपसे बोलूँ 1 दर्जन, 1 डोजन, 1 दर्जन पेन चाहिए मुझे, कितना दोगे आप? 12। मैं आपसे बोलूँ 2 दर्जन मुझे सेब चाहिए, आप कितना दोगे? 12 × 2 दोगे। मैं आपसे बोलूँगा मुझे 1 दर्जन चाहिए आम, मैंगोज, आप 12 दोगे संख्या में। तो 1 दर्जन बराबर क्या? संख्या में 12, हम यही बोलेंगे ना। 1 दर्जन मतलब संख्या में 12, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, सेब हो सकता है, आम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन यानी कि संख्या में 12। वैसे ही एक मोल का मतलब होता है संख्या में 6.022 × 10⁻23। एक मोल का मतलब होता है संख्या में इतने। और इस संख्या को ना एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसे n0 से डिनोट करते हैं या फिर Na से डिनोट करते हैं। देखो 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर। अब मैं आपको बोलूँ 1 मोल मुझे पेन चाहिए, आप मुझे संख्या में इतने पेन ला करके दोगे, पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँगा मुझे 1 मोल सेब चाहिए, आप मुझे संख्या में इतने सेब ला करके दोगे। मैं आपको बोलूँगा मुझे 2 मोल आम चाहिए, आप इतने संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके आप हमें आम दोगे। तो 1 मोल का मतलब ये होता है, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है तो इसके 1 मोल में इतने परमाणु होंगे। एवोगाद्रो नंबर के बराबर, n0 से डिनोट करते हैं या फिर Na से भी डिनोट करते हैं, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है, ठीक है, जलता नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। देखो हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। नाइक्रोम जो कि क्या है? एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है
निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और आयरन का। मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है ये धातुओं से अधिक होता है। अगर मैं बात करूं मिश्र धातु यानी कि जैसे कि नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का मिश्र धातु निकल से भी ज़्यादा होगा, क्रोमियम से भी ज़्यादा होगा, मैंगनीज से भी ज़्यादा होगा, आयरन से भी ज़्यादा होगा। यानी जिन धातुओं से वो मिल करके बना हुआ है कोई मिश्र धातु, उसका जो प्रतिरोध है उन सारे ही धातुओं से जिससे वो मिलकर बना हुआ है उस सबसे अधिक होगा। तो प्रतिरोध इसका अधिक होता है, इसीलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर को झेल पाता है। डी हमारा राइट आंसर। ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत, ये एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिद्धांत होगा, ठीक है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिद्धांत होगा, ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव सिद्धांत ऐसे होगा। यह केवल डैश तक लागू होता था। तो न्यूलैंड्स साहब का जो ऑक्टेव रूल है वो केवल हल्के तत्वों तक ही लागू होता था, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। सी हमारा राइट आंसर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है। विसरण के बारे में, विसरण बोले तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है एनसीईआरटी वाली सीरीज में भी। मान लो ये दो कमरा है, एक कमरा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मॉलिक्यूल है वो संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस वाले कमरे में, इस कमरा ए में जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो संख्या में 50 है, और इस वाले कमरे में संख्या में 30 है, यानी कि इधर कम है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक दीवार है, और ये एक ऐसा दीवार है जो परमिएबल है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल के लिए। परमिएबल कहने का मतलब कि ये अपने से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल को आने जाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब ये होगा, इस वाले कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस वाले कमरे से इस वाले कमरे में, मान लो ये बी है, तो ए वाले कमरे से बी वाले कमरे में जाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इधर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हाई कंसंट्रेशन में है, यानी कि उच्च सांद्रता में है, और इधर लो कंसंट्रेशन में है, निम्न सांद्रता में है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले के तरफ, और तब तक होगा जब दोनों तरफ जो सांद्रता है वो बराबर ना हो जाए। तो ये मोटे तौर पर डिफ्यूजन का मतलब होता है। तो यहाँ देखो, विसरण में कण यानी कि पार्टिकल्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो ये सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी सही है। गैसियस अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये भी सही है। अगर मान लो ये पार्टिकल में मूवमेंट ही नहीं होगा तो इस वाले कमरे से इस वाले कमरे में कैसे पहुंचेगा? तो ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या सब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होता है, और वाटर होता है, और क्या बोल सकते हैं हम? क्लोरोफिल बोल सकते हैं। तो ये 4 हो गया। क्लोरोफिल तो चाहिए ही, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी ये सब चाहिए पौधों को खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ये चाहिए नहीं, ये तो बनता है, उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। यहाँ देखो आप, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल पानी के मिल करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। अब यहाँ देखो, सोलर एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको जो बैलेंसिंग फॉर्म में दिया हुआ वैसे ही याद रखो। 6-6-1-6 यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये पार्ट 6 हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट 7 में। थैंक यू सो मच।